हेलो एवरीवन। तो मैथ कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज का ये है वीडियो 17, जिसमें हम लोग देखेंगे मिसलेनियस 1 करके। अब बात आती होगी कि मिसलेनियस 1 आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखो वीडियो 16 तक आप टॉपिक वाइज मैंने सारी चीज़ों को कराया था, चैप्टर वाइज करा दिया था, है ना। जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे किया था। अब मिसलेनियस 1 कर दिया हूँ। देखो अब जो मेन पोर्सन रहेगा अब हम लोग कवर करेंगे। अभी तक हम लोग एडवांस मैथ पूरा कर चुके हैं ना। एडवांस मैथ में फार्मूले का बहुत रोल होता है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इन सब में मेंसुरेशन हो गया, इन सब में फार्मूले का रोल होता है। लेकिन जो आपका एडवांस मैथ होता है, जो अर्थमेटिक मैथ होता है, उसमें ज़्यादा फार्मूले का कोई खास रोल नहीं होता है। बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं जो रिवाइज करने पड़ते हैं। चैप्टर जैसे मैं बता दूं, जैसे आपका ये हो गया टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, है ना, या रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। अब इसमें क्या कोई फार्मूला बताएगा, तो ज़्यादा कुछ फार्मूला होता नहीं, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जैसे मिसलेनियस 1 में मैं इसको कवर कर ले रहा हूँ, टाइम एंड वर्क को और हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे करके कवर कर ले रहा हूँ। मिसलेनियस 2 में और भी जो बचे हुए छोटे मोटे होंगे आपके, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है वो हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक पूरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए फिर वीडियो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, और पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना। देखिए टॉपिक जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड होता है। ज़्यादा कुछ ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी करा चुका हूँ, नहीं देखो पहले देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखो जैसे मैं नीचे खड़ा हूँ और ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता होगा बनता है यहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऊपर से बैठ के कोई नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये क्या होता है, ये थीटा इसके बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, जैसे मान लो कोई बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है और ये कोई मीनार है, तो पहले यहाँ तक पहुँचता है अगर, तो ये θ2 जो होगा ये हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा। तो फिगर अगर जो कह रहा है कि 30 चल रहा है 45, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये 45 होगा, ये 30 होगा, ठीक है। जितना आप किसी पोल के पास जाते जाएंगे, अपना सर उठाते जाएंगे, तो एंगल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से सीख लीजिए। देखिए जैसे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो 30 पर बनता है, 60 पर बनता है, या 45 पे, इसी पर ज़्यादातर बनता है। तो अगर एंगल 30 है, देखो ये काम तभी करेगा अगर आपको ये मेथड आता होगा। 30 है, ज़्यादातर को पता है, नहीं आता तो बताइएगा। 30 है तो उसके अपोजिट साइड हमेशा ए होती है, और अगर 60 है एंगल, तो 60 के अपोजिट हमेशा साइड जो होगी वो a√3 होगी, है ना। अब जैसे 30 दे देगा तो ये मान, ये 30 दे देगा तो ये हो जाएगा, और ये दिया रहेगा, ऐसे करके उसमें मतलब आप जब सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। करने पे आप करेंगे, नहीं आएगा तो बताइएगा। ये 30 है तो a होगा, और 60 है तो a√3 हो जाएगा, और 90 के अपोजिट क्या होता है, 2 ये बनता है। अब बात आती सर अगर 45 हो जाए, 45 हो जाएगा बाबू, तो इसके अपोजिट हमेशा ए साइड होगी। अब ये भी 45 तो ये भी 45, तो उस हिसाब से ये भी ए होगा, और 90 के अपोजिट रूट। अब क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, जैसे मान लो कि कोई कह देगा राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और इसकी जो हाइट है मतलब उसकी मीनार की या किसी की, वो मान लो 30 मीटर दे दिया, तो कहेगा कि बताओ ये यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है। तो कुछ नहीं, ये ए है ना, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 30। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 30, क्योंकि 30 है तो ए हो गया। अब मैंने कहा है कि अगर 30 है तो ऑब्वियस सी बात है 60 रहा होगा, तो 60 है तो 60 के अपोजिट क्या, a√3, मतलब 30√3 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब ध्यान से समझिए। यूनिट डिजिट, इसी वजह से मिसलेनियस नाम दिया हूँ, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो भी छोटा मोटा जो कुछ भी है। तो यूनिट डिजिट ध्यान से समझ लीजिए। यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि 135, ध्यान से समझिएगा, 0 1 5 6, इसके लिए कोई रूल नहीं है। कोई अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, तो इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। मतलब उस नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है, या फिर लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। 1 है यूनिट डिजिट तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5। आप खुद सोच लीजिए, कोई भी नंबर है, मान लो 6 5 7 है, ऐसे देखो 6 5 3 5 है, इतना बड़ा नंबर है, पावर 7 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डिजिट 5 है ना, तो इसका फाइनल अगर मल्टीप्लाई वगैरह 7 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा इधर का होता है, ठीक है, लास्ट। क्लियर होगा। तो 0 1 5 6 में कोई रूल नहीं होता। रूल जो लगता है वो किस में लगता है, 2
2378 2378 का एक रूल है और 49 का एक रूल है। तो एक एक करके समझाता हूँ। पहले 4 और 9 का एक साथ रूल समझ लो। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 6734, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। तो अब इसका जो यूनिट डिजिट अगर 4 है, अब मान लो ऊपर लगा दिए 8, ठीक है। अब क्या करना होता है, या 48 लगा दिए या 6173 लगा दिए, कुछ भी लगा दो। अब अगर जो पावर देखो, अगर ये पावर इवन है तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पावर क्या है 3 अगर लिखा है तो ऑड है, तो ऑड है तो यूनिट डिजिट 6 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ऑड है अगर तो क्या आ जाएगा 4 आता है यूनिट डिजिट, और अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6, ठीक है। बात आती है क्यों सर, तो ऐसे देख लो, ऐसे दिमाग में बैठाने के लिए, जैसे 4 है तो 4 का ऑड पावर क्या होगा 1, तो ऑड पे क्या आ जाता है 4 का पावर 1 का मतलब क्या 4, और इवन पावर है, इवन पावर का मतलब 4 पावर 2 मतलब क्या यूनिट डिजिट 16, तो 16 हो जाए 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। 4 और 9 में भी यही कहानी है, अगर ऑड पावर 9 पे पावर 1 तो यूनिट डिजिट क्या 9, ऑड पावर क्या 9, और अगर जो मतलब पावर 2 हो गया, इवन हो गया, तो 9 9 81 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट। समझ गए ना। तो अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। क्लियर। चलिए अगला, ये तो 4 9 का रूल मैं समझा दिया। अगला रूल है 2378। 2378 के लिए क्या रूल होता है, कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट 2378 में से कुछ भी मिलता है तो हम पावर को क्या करते हैं, जो पावर लगा है इन नंबर के ऊपर उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और पूरी पावर को नहीं करते हैं। जैसे मान लो ऐसे मैं कर देता हूँ 237, कोई नंबर ले लो 6372 है, ठीक है, और इसके पावर 1613 हो गया, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हम क्या करते हैं पावर की लास्ट 2 डिजिट, सब बताते हैं पूरे को, लेकिन आप केवल लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आता है उसी को पावर पे लगा दीजिए। कहने का मतलब ये क्या है 13 को डिवाइड करोगे जब 4 से, 4 3 12, एक रिमाइंडर बचा, तो इसका यूनिट, इस पे पावर क्या लगा दो 1, यही लिखा हुआ है 2378 डिवाइड टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर विथ 4 पुट रिमाइंडर एज अ पावर। तो रिमाइंडर कितना आया था 1 आ गया, तो इसका मतलब 1 अब 2 पावर 1 क्या हो जाएगा, आप समझ ही रहे हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे करते हैं, मान लो रिमाइंडर, जैसे मान लो ऐसे 12 लगा दिए, अब 4 से डिवाइड करोगे तब तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 12, रिमाइंडर कुछ बता ही नहीं। तो ऐसे केस में अगर रिमाइंडर 0 हो तो पावर क्या, तो पावर क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट, पावर नहीं, हाँ पावर क्या लगेगा, पावर 4 लगेगा, मतलब इसके ऊपर पावर क्या लग जाएगा 4 लग जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। तो अब ध्यान से समझिए, अर्थमेटिक का टॉपिक लेते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को समझ लीजिए अच्छे से, और टाइम एंड डिस्टेंस 2 लिया हूं एक्चुअल में मैं। ये देखो, एक टाइम एंड वर्क यहाँ पर है और एक टाइम एंड डिस्टेंस, इसी वजह से इसका नाम मिसलेनियस दिया गया है। तो टाइम एंड वर्क में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ये अर्थमेटिक का टॉपिक है, तो फार्मूला वगैरह नहीं, ज़्यादातर सब लोग मतलब डायरेक्ट मतलब कह सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक मेथड से कर देते हैं सब लोग, या फिर आप वो ऑप्शन से कर देते हैं, तो खास कुछ होता नहीं है। बट फिर भी जो मैंने अपने तरफ से बनाया है या मैंने जो सीखा है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आप जानते होंगे मैन डे आर MD/H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। कोई आदमी है, अगर 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 5 आदमी 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। जो दिया है यहाँ MD दिया है उसी का यूज करके सॉल्व कर लो। क्लियर। दूसरा टाइम एंड एफिशिएंसी जो होता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे समय को किसी की क्षमता से, तो टोटल वर्क आ जाता है। क्लियर। दूसरा, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछा जाता है, A+B किसी काम को 1 दिन में करते हैं, A अकेला उसी काम को X+A दिन में, ऑब्वियस सी बात है अकेला करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। B अगर उसी काम को X+B दिन में करता है, तो A कितने दिन में करेगा और B कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से X की वैल्यू खाली पता हो जाए तो X की वैल्यू जो हो जाती है √AB हो जाती है, ठीक है। सब कुछ पता रहेगा, वहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। अब ध्यान से समझो स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस में ध्यान से समझो, इसमें काफ़ी चीज़ें बताने के लिए, जैसे स्पीड इज इक्वल टू, एक तो डिस्टेंस अपॉन टाइम डायरेक्ट फार्मूला होता है, और यहाँ से ये समझ लो बहुत अच्छे से कि स्पीड जो होता है टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ से समझिए एवरेज स्पीड क्या होता है, 2 फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर 2xy अपॉन x+y। x और y क्या है, आपका स्पीड है, ठीक है। क्लियर। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाओगे 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाओगे 18/5 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझिए।
दूसरी चीज होता है डिस्टेंस, वो ट्रेन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पे जो डिस्टेंस वर्ड होता है वो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाता है। और डिस्टेंस एक्चुअल होता क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को अगर ऐड कर दिया जाता है तो एक्चुअल में डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी बढ़ा लो। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस होता है। जैसे जब ट्रेन चलेगी तो वहाँ डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाती है। ठीक, रिलेटिव स्पीड समझ लो क्या होता है, जैसे दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं तो उनकी एवरेज मतलब टोटल जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी अगर अपोजिट आ रही है। ठीक है, और इनके केस में जो फार्मूला बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दो ट्रेन है तो दोनों की लेंथ स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और दोनों की डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, टाइम से डिवाइड कर। दूसरा, अगर यहीं पे दोनों ट्रेन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, अपोजिट, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में अगर जो जा रही हैं तो दोनों की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वही होगा पहली लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन और लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, टाइम से क्या कर दो, डिवाइड। क्लियर। चलो दूसरी चीज, अभी एक क्वेश्चन बेस्ड में करा दिया हूं, ये एक आध बार एसएससी में पूछा गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू व्हीकल हैं जो कि स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी, दो व्हीकल हैं जो कि एक ए से स्टार्ट होता है और एक क्या होता है, बी से स्टार्ट होता है, और एक दूसरे ए से और बी की तरफ आ रही हैं, और दोनों आई थिंक अपोजिट है क्या, स्टेशन रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। हाँ ठीक है, टू ना ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, दो व्हीकल हैं स्टेशन ए एंड बी टुवार्ड स्टेशन, अच्छा आ रही हैं और एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर जा रही हैं, और दोनों को क्रॉस करने में जो समय लगा, दे टेक एक्स एंड वाई टाइम टू कवर द डिस्टेंस, मतलब दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस कर रही हैं तो समय जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रिलेशन क्या होता है, दोनों की स्पीड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उनके टाइम के रेशियो के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पर ए की जो टाइम लग रहा था वो एक्स लग रहा था और बी को क्या लग रहा था, वाई, लेकिन जब इसकी स्पीड का रेशियो देखेंगे तो ए वाले के नीचे आ जाएगा वाई का टाइम और बी वाले के नीचे क्या आ जाएगा, ए का टाइम। ठीक है, ए के नीचे आ जाएगा वाई वाला टाइम है ना, और बी के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाला टाइम। आई थिंक समझ गए होगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कोई आदमी है, ऐसे क्वेश्चन ये इंग्लिश में जो भारी भरकम लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे समझा दूं, जैसे मान लो मैं अपने घर से ऑफिस तक अगर जाता हूं तो मेरी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैं क्या हो रहा है 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा हूं। ठीक है, स्पीड जो है वो क्या है, मान लो S1 है और 5 मिनट में जल्दी पहुंच जा रहा हूं, मतलब अर्ली पहुंच जा रहा हूं, मतलब ई। ठीक है, मतलब 5 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा हूं, लेकिन वहीं मैं अपनी स्पीड को क्या कर लेता हूं, कम कर लेता हूं। अगर मैं स्पीड को S2 कर ले रहा हूं तो मैं मतलब कम कर ले रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि पहले जल्दी पहुंचता था, स्पीड को अगर कम कर लिया तो ज्यादा समय लगेगा, मतलब क्या हो जाएगा, लेट में पहुंचूंगा। ठीक है, तो मान लो 3 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो, वही चीज लिखा, ए मैन कवर ए डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस विथ स्पीड S1 एंड गॉट, मतलब जो हो रहा है वो L मिनट उसे लेट लग जा रहा है, जबकि जब वह स्पीड S2 कर लेता है तो वो E मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उनके बीच, घर और ऑफिस के बीच डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 अपॉन S1 डिफरेंस S2 फार्मूला होता है, और जहां पे इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, टाइम का जो डेविएशन है। अब वो आता कैसे, ध्यान से समझ लो, लिखा हूं, अगर लेट और अर्ली है, मतलब कभी किसी केस में लेट पहुंच रहा है और जब स्पीड बढ़ा दे रहा है तो जल्दी पहुंच जा रहा है, तो दोनों जो टाइम है वो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेट प्लस अर्ली। जैसे यहाँ पर 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा था, 3 मिनट लेट, तो डेल्टा टी जो आएगा, डेल्टा टी 5 3 8 हो जाएगा। क्लियर। अब हो सकता है दोनों केस में वो लेट ही पहुंच रहा है, तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे अर्ली जल्दी जल्दी पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा, ई माइनस, पहले भी केस में 5 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा था, दूसरे केस में 3 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो इस केस में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर ये दोनों सेम है तो घटेगा, और अगर लेट अर्ली है तो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया बट चीज़ों को एक्सप्लेन करना था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी भी था, तो मैं लिया और आपको अच्छे से चीज़ों को समझा दिया। किस और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, वो कमेंट में ही मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि मतलब हो सकता है कि गलतियां कभी कभी होता है, मैं समझाना और कुछ चाह रहा हूं लेकिन मुझसे कुछ और निकल जाता है, मतलब जल्दी जल्दी की वजह से चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एक प्रीवियस पार्ट में था, यहाँ पे a पावर n b पावर n, तो मैंने n की जगह पे कहा n कहा था इवन, तो इवन के बजाय मैं लिख दिया a पावर 8 और b पावर 6।
अब ये हो ही नहीं सकता। क्यों? देखो मेरा एम तो था इवन लिखना, तो मैं इवन लिख दिया, लेकिन भाई एन एन सेम है ना, तो 8 ही लिखना था। ठीक है, तो वो फ्लो में हो जाता है, बट आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आ जाता होगा एज आई फील। ठीक है, आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रयास आपको फार्मूला रिवीजन का, मिसलेनियस 1। अब एक और पार्ट कंफर्म है, अब इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 17 हो चुका है ना, इससे बाद एक और पार्ट कल आपको मिल जाएगा, कल ही मिल सकता है। तो 18 वाले पार्ट में हम लोग अच्छे से मिसलेनियस 2 कर लेंगे, अर्थमेटिक का ही रहेगा। अब रेशियो प्रोपोर्शन देख लेना है, और एक आध दो चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन सा बचा हुआ है। रेशियो प्रोपोर्शन में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, और बोट एंड स्टीम में आपको बता सकता हूँ, परसेंटेज वगैरह में कुछ होता है ना, पार्टनरशिप में आपको थोड़ा बहुत। तो 3 टॉपिक मेनली बचा हुआ है। ठीक है, अर्थमेटिक का तो उससे कवर कर लेंगे, बस एक वीडियो और आएगी, उसके बाद नथिंग एल्स। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।